बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप बीच में आ जाएंगे प्लीज। हाँ, सभी को मेरा जय भीम। परम पूज्य बाबा साहब को नमन, भगवान बुद्ध को नमन और दलित समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों को जन्म। बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कर रहे हैं तमाम समिति के वो लोग जिन्होंने ये सफल आयोजन किया और मुझे यहां बोलने का मौका दिया। डॉक्टर चरण सिंह जी, श्री आरपी सिंह जी, हर्षरूप जी, शेर सिंह जी, मंगू सिंह जी जो बहुत संचालन कर रहे हैं, महेश जी, हरीश जी, ललित जी, आनंद जी, डॉक्टर मनोज जाटव जी, अनिल जी, डॉक्टर रविंद्र जी जो एमएमएस कॉलेज गाजियाबाद में है, अपने परिवार के साथ आए हैं, और तमाम माताएं बहनें। मुझे बहुत बड़ी बात नहीं कहनी, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। ये लगभग 8वां कार्यक्रम है जो आज मैं इसमें शामिल हो रहा हूं। मैंने क्या महसूस किया, मैं पिछले 1 साल से अलग अलग जगह गया, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की चिंता है, लोगों को चिंतित है। लेकिन आज मैं जब बाबा साहब के इन कार्यक्रमों में सुबह से उठा तो लोगों में चिंता है नहीं, लोग ऊर्जावान हैं। अब या तो चिंता गलत है या ये जोश गलत है। या तो लोग चिंतित है वो गलत है या ये जोश गलत है। अगर यह 5 साल का बच्चा जय भीम के गानों के ऊपर अपनी कल्चर को शो कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा एजेंडा गड़बड़ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चिंता तो ढूंढ रहे हैं लेकिन चिंता का हल नहीं ढूंढ रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सामाजिक समस्या का हल आप राजनीतिक ढूंढ रहे हो और राजनीतिक समस्या का हल आर्थिक ढूंढ रहे हो और आर्थिक समस्या का हल कुछ और ढूंढ रहे हो? शायद हमने मंथन नहीं किया। हमने अपने तमाम दलित मूवमेंट की जो ऊर्जा, जो ताकत है, जो समय है, उसको किसी को कोसने में तो नहीं लगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम व्यवस्थाओं को सिर्फ कोसने के लिए पैदा हुए। मुझसे पहले एक वक्ता ने यह कहा कि बाबा साहब तमाम वो धार्मिक, ये सच है कि दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट बाबा साहब हैं, और यह भी सच है कि उस कैलिफोर्निया जो आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, अमेरिका के 4 राष्ट्रपति उस यूनिवर्सिटी से आते हैं, 4 यूनिवर्सिटी, और बाबा साहब भी वहां के विद्यार्थी हैं। और वही अमेरिका के लोग उन 4 राष्ट्रपतियों को द सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं कहते, वो सिर्फ बाबा साहब को कहते हैं। आप मेरी बात को समझिए। आप सवाल ये नहीं है कि बाबा साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो तो सच है। सवाल यह है कि भारत के रुपये के ऊपर बाबा साहब की तस्वीर क्यों नहीं है? हम सरकार पे ऐसा क्या दबाव बनाएं कि उस नोट के ऊपर बाबा साहब का चित्र आ जाए? आप रिसर्च करो और सरकार को बताओ कि जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक है वो अमेरिकन इकोनॉमिक है, और अमेरिकन इकोनॉमिक के डॉलर के ऊपर अलग अलग लोगों का, अमेरिका के अलग अलग लोगों का चित्र है।
अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के नोट के ऊपर, डॉलर के ऊपर अलग अलग लोगों का चित्र हो सकता है, तो भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाओ कि अलग अलग लोगों का चित्र होना चाहिए। आप लोगों से यह मत कहो। देखिए, जो जिस व्यवस्था में पैदा हुआ है उसको वही कल्चर अच्छी लगती है। जब भगवान बुद्ध की बात होगी, जब भगवान बुद्ध के गीत होंगे, जब आपके मन मुताबिक आपके सामने भोजन होगा, आप खुश हो जाते हैं। आप उससे सवाल मत पूछो। ये सच है कि अगरबत्ती के धुआं और घंटी की घनघनाट उसमें जोश पैदा करती है। आप भी एक ऐसी कल्चर पैदा करो ना, आप भी एक ऐसी संस्कृति पैदा करो ना। आपने सिर्फ धार्मिक आंदोलन चलाया, आपने सिर्फ आर्थिक आंदोलन चलाया ही नहीं, आपने सामाजिक आंदोलन चलाया। कभी आपने महसूस किया कि आपने जो दलितों का सांस्कृतिक आंदोलन है वो आपने चलाया क्यों नहीं? संस्कृति आपकी, लड़ाई में ब्राह्मण नहीं लड़ेगा, वो आपकी संस्कृति है, आप उसको पैदा करो। उसने कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया में जब नेचर पैदा करती है एक जीव को, एक जंतु को पैदा करती है, वो जंतु ऐसे भी होते हैं कि जो 100 साल जीते हैं, और ऐसे भी जंतु होते हैं जो 24 घंटे जीते हैं। उसको एक ही चीज की चिंता होती है कि वो जेनेटिकली कैसे मैपिंग करे इस नेचर के अंदर। और जो आदमी है वो एनिमल से ज्यादा आकर के उसने एक सामाजिक जीवन जिया। और आदमी दुनिया में, मनुष्य जहां भी होगा, वो जेनेटिक कोडिंग के साथ साथ अपनी कल्चर को पैदा करके जाना चाहता है, अपनी कल्चर को छोड़ के जाना चाहता है। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी कल्चर क्या है, आपकी संस्कृति क्या है? आपकी संस्कृति यह है कि आप जंगल में पैदा हुए भारत के मूल निवासी हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए कि आप भारत के मूल निवासी हैं। और यह वैज्ञानिक रूप से सत्य हो गया कि हरियाणा के राखीगढ़ी जगह में एक कंकाल निकलता है। सरकार कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के पक्ष में खड़ी होती दिखाई देती है। और उस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से 1500 साल पहले का जो कंकाल निकलता है उसकी बाकायदा जेनेटिक मैपिंग होती है। और उस मैपिंग में वो जो R1A1 जो आर्यंस की जेनेटिक कोडिंग है उसमें निगेटिव निकलता है। आपने कितने आंदोलन चलाए, आपने कितने घरों के अंदर बताए, आप बताइए ना। जब 4500 साल का आपका इतिहास है, जब आप इस देश के मूल निवासी हैं, जब 2500 साल पहले आपने दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म पैदा किया, दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी धर्म किया, दुनिया में आज आप चिंता का हल ढूंढ रहे हैं। अरे 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने ये कह दिया। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने क्या कहा? सारे धर्मों से बुद्ध धर्म इसलिए अलग है कि सारे धर्मों में सिर्फ सुख है, वहां दुख नहीं है। भगवान बुद्ध पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने कहा कि नहीं, लोग झूठ बोलते हैं, इस जीवन में दुख है। अगर दुख है तो दुख का कारण है, और अगर दुख का कारण है तो उसका निवारण भी होगा। अगर दलितों की समस्या है तो उसका कारण होगा, अगर कारण आपने जान लिया तो उसका कहीं ना कहीं निवारण भी होगा। यह अम्बेडकरवाद है, ये भगवान बुद्ध का है, यही दलितों की कल्चर है, यही दलितों की नेचर है। आप सुनिए, कौन कहता है कि दलित पीछे गया? दुनिया में चारों तरफ जब डंका बज रहा है, बाइडेन कहता है, जब अमेरिका की इकोनॉमिक डिस्टर्ब होती है, तमाम दुनिया के इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अम्बेडकर क्या कहते हैं इस इकोनॉमिक्स के बारे में। सोचिए, वहां अमेरिका में वहां सामाजिक अन्याय नहीं है, वहां क्या है? कलर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है तो लोग कहते हैं कि बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब के ऊपर इसके क्या विचार हैं, और उसका हल ढूंढना चाहते हैं। आपके कल्चर क्या है भाई? अरे सुनिए, आप महसूस करिए, आज आपके पास सब कुछ है, आज आप तब डर
सोचो ना, 1000 साल पहले लोग किस चमन में थे। उनको महलों से उठा करके कूड़े के ढेर पे बैठा दिया, गांव के उस कोने पे बैठा दिया जहां तालाब हुआ करता था, जहां गंदगी हुआ करती थी। मरा तो वो वहां भी नहीं, जिंदा है ना, बैठा है ना यहाँ पे, जिंदा है वो, क्योंकि उसके अंदर लड़ने की इच्छा थी और जीवन जीने की इच्छा थी। दुनिया की विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी दलित जिंदा रह सकता है। सरकार मेरी बात को सुनिए, दुनिया की माना कि हमारे मकानों की दीवारें अभी कच्ची हैं, लेकिन उन कच्ची दीवारों के बीच में पक्के इरादों का दलित पैदा होता है। दलित पक्के इरादों का पैदा होता है। और एक बात और, दलितों का राजनीतिक एजेंडा आज आपके सामने बताता हूं। अगर यही एजेंडा इसी लय पे चलता रहा, नेताओं की भाषा ठीक रही, नेताओं की दिशा ठीक रही, तो अगले 20 साल में इस देश का राजा दलित बनेगा ही बनेगा। 100% बनेगा, 100% बनेगा। उसने अपने आप को सिद्ध किया है। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां दलित को मौका मिला हो और उसने वो काम करके ना दिखाया हो। आप बताओ ना लोगों को जाकर के, आप क्यों तुलसीदास का घोटा घोट रहे हो भाई? रामचरितमानस का वो श्लोक क्यों पढ़ रहे हो भाई? ढोल गंवार सुरपत सुरनारी, और ये है ये क्या बात है? इसका मतलब आप कबीर की बात करो ना। जहां तुलसी तो रामचरितमानस लिख रहे थे, उन मुगलों के राज में कबीर भी बैठे थे और कबीर भी उस व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे। और उन्होंने सवाल सिर्फ पुजारी से नहीं पूछा, उन्होंने सवाल मस्जिद के मुल्ला से भी पूछा। यह दलितों की कल्चर है। रविदास ने क्या लिखा? आज आप डर रहे हो भाई, आज आप डर रहे हो। रविदास ने सवाल पूछा कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, सब कुछ समानता की बात कह दिया। और कहा उन्होंने कि एक लड़ेगा एक पड़ेगा, एक करे व्यापार। एक लड़ेगा एक पड़ेगा, एक करे व्यापार, बाकी सबकी सब सेवा करें। ऐसा राज रविदास जी ने नहीं कहा। उन्होंने सवाल पूछा कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करेंगे व्यापार, सबकी सब सेवा करें, ऐसा चाहूं मैं राज। आप किस बात के लिए डर रहे हो भाई? मुगल मेरे रिश्तेदार नहीं थे। मुगलों को मैंने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं करी। भारत का इतिहास चेक करो, भारत के इतिहास में इस देश के दलितों ने कभी कोई गद्दारी नहीं करी। वो हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा रहा, हमेशा देश के साथ खड़ा रहा। सारे चोरों की लिस्ट नोट करो, सारे बलात्कारियों की लिस्ट चेक करो, सारे व्यापारियों की टैक्स चेक करो। जो टैक्स चोरी करते हैं वहां दलितों के स्थान नहीं है, वो मानवतावादी है। एक भाई साहब कह रहे थे लड़कियों की बात, ठीक है, समय में थोड़ा परिवर्तन लगता है। हम भी उस भारतीय मनमानस के बीच में रहते हैं, लेकिन आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि हमारे यहां दलितों में भ्रूण हत्या बहुत मिनिमम है। दलितों में भ्रूण हत्या, कन्या की हत्या मिनिमम है। हम 5 बेटियों को भी इस आधार पे पाल लेते हैं कि मारेंगे नहीं, चाहे इनको पाल दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5 बच्चे पैदा करो, उसके कारण है। आज आप महिलाओं के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि भारत के दलित पुरुषों की 2 जनरेशन है जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठाया। अभी महिलाओं की पहली जनरेशन है जो आरक्षण का लाभ उठा करके आपके साथ खड़ी है। जिस दिन वो 2 जनरेशन होगी, आपका हृदय परिवर्तन, आपकी व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। कल्चर कहां से आई? देखिए, कल्चर क्या है? साधारण सी भाषा में तो कल्चर खाना है और कपड़े हैं। एक उसको आप हटा दीजिए। आमतौर पे कोई भी एजुकेशन बात की चीज है। मैं अरस्तु के टाइम की या उससे पहले के आदमी की बात कर रहा हूं। कल्चर कहां से पैदा हुई? या तो खाने से पैदा हुई या पहनने से पैदा हुई। और आपकी कल्चर कहां है? आपको मालूम है? द कलर्स ऑफ दलित, दलितों के वो रंग, दलित
जो चटकीले रंग पहनती थी, यही लोग क्या कहते थे कि ये चमारों के रंग है। आज वही समय बदल गया। दुनिया की कोई भी महिला अगर अपनी खूबसूरती को दिखाना चाहती है, रैंप के ऊपर अगर कोई भी मॉडल हो, उसको वही दलितों के रंग पहनने पड़ेंगे। ये दलित कल्चर है, ये दलितों की नेचर है। कल जो अनाज दलितों के हिस्से में आए वो मोटे अनाज थे, आज वही मोटे अनाज तमाम लोग खाना चाहते हैं। आज वही कपड़े हैं, वही संस्कृति है, वही तरीका है। जिन लहसुन प्याज को आपने छोड़ दिया तामसिक के नाम पर, आज आयुर्वेद के नाम पर लोग खाना चाहते हैं। तो ये दलितों की कल्चर है। और देखिए दलितों की कल्चर क्या होती है, कल्चर कैसे पनपती है। एक मिनट शांत हो जाओ, बस 2 मिनट में बंद करता हूं। 1928 में महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने, सर आप मुझे या तो डिस्टर्ब कर रहे हैं या तो मैं जाऊंगा या आप बैठ जाइए आराम से, है ना, बैठ जाइए, मैं भी सुबह से थका हुआ हूं। 1928 में महाराष्ट्र के कुछ युवाओं ने बाबा साहब के जीते जी पहली बार बाबा साहब की जयंती का आयोजन किया। आज भारत का कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है कि जहां बाबा साहब की जयंती ना मनती। एक बार 1832 में बाबा साहब ने खुद अपने उसमें लिखा है, 1832 में इस देश के दलित एक अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते हैं। 1832 का दलित कैसा रहा होगा, उसमें लिखना आता होगा या नहीं लिखना आता होगा। चिट्ठी भी उसने किसी को पैसे देकर के अंग्रेजी में लिखवाई होगी, क्योंकि अंग्रेजों को चिट्ठी जानी थी। 1832 का दलित अंग्रेजी सरकार से अंग्रेजी चाहने की, अंग्रेजी पढ़ने की, अंग्रेजी शिक्षा की क्या कर रहा है, गुहार लगा रहा है। उसको देखो कि तुम्हारे दलित क्या कर रहे थे। आज भारत में जातीय जनगणना की बात हो रही है। मैं जब से बड़ा हुआ हूं तब से मैंने तमाम सामाजिक मंचों के ऊपर तमाम दलित लोगों से, आज कांग्रेस कह रही है, तमाम लोग कह रहे, अरे दो दलितों का सामाजिक मूवमेंट है, वो तो बहुत दिन से ये कह रहा कि जातीय जनगणना करो। एक चीज और देखो, 1907 में इस देश के दलितों ने एक चिट्ठी लिखी, किसको, अंग्रेजों के जो जनगणना आयुक्त हैं, एक मुस्लिम थे जिनका नाम था शौकत अली। वो चूंकि अंग्रेजों के बहुत नजदीक थे, उन्होंने वो चिट्ठी कहां पहुंचा दी, उस समय के जो जनगणना आयुक्त थे। और इन लोगों को बताओ जाकर के, इन लोगों को बताओ कि हम किसकी औलाद है। 1911 की जनगणना में भारत का दलित हिंदुओं की आबादी से अलग हो गया। 1911 में, 1921 में फिर जनगणना हुई और 1921 के जनगणना के आंकड़े ही दलितों के आरक्षण के सबसे बड़े आधार बने। क्या बात कह रहे हो भाई, कहां है आप? सबसे ज्यादा मानवतावादी एजेंडा आपके पास, आपको मालूम है, दुनिया का तमाम मूवमेंट आप चेक करो, दुनिया की तमाम विचारधारे, चाहे वो मार्क्सवाद है, चाहे वो फांसीवाद है, कोई भी वाद है, चाहे हिटलरवाद है, आपको मालूम है सारा पॉलिटिकल एजेंडा, सारा सामाजिक एजेंडा सिर्फ एक ही लॉ के ऊपर काम करता है, हेट एंड फियर। एक तरफ घृणा फैलाओ और दूसरी तरफ अपना एजेंडा पेश करो। आपको मालूम है दुनिया की एक ही विचार ऐसा है कि जो लव एंड कोऑपरेशन पे डिपेंड है। बाबा साहब की विचारधारा लव एंड कोऑपरेशन पे है। जो व्यक्ति जीवन भर तिरस्कार झेलता रहा, जब उसको उस देश का संविधान लिखने का मौका मिला तो उसने कहीं भी किसी के साथ घृणा नहीं की। उसने हर आदमी के राइट लिखे, उसने हर आदमी को मौका मिला। आपको मालूम है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहब जाते हैं तो 1928 में पहले गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले एक अंग्रेज थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, और बाबा साहब ने पहली बार अदर बैकवर्ड क्लास,
कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनकी स्थिति दलितों जैसी ही है। ओबीसी पैदा करके कम्युनल अवार्ड लेकर के आए, और जब वो कमीशन आया, कहां आया कमीशन? महाराष्ट्र से उसने शुरू किया। तो तब तरह के जो तथाकथित लोग थे उस समय की ओबीसी जाति को ये समझाने में कामयाब हो गए कि ये अम्बेडकर आपको ओबीसी नहीं बना रहा, ये आपको चमार बना देगा। और उस जमाने में चमार होना कितना बड़ा कलंक था, ये आप सोचिए। लोगों ने नाम नहीं लिखवाया। मंडल कमीशन, आओ ना यहाँ कर 89 में ना मंडल कमीशन, तमाम वे जातियां जो दलितों को पीट रही थी, मंडल कमीशन से दलितों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन तमाम वो जातियां, उनको लगता था कि मंडल का मतलब दलित, मंडल का मतलब आरक्षण, आरक्षण का मतलब दलित। और आज वो कहां है? आज वो उसी मंडल की तरफ जा रहे हैं। आज वो जो लोग ये कहते थे कि आरक्षण एक भीख है, उसी भीख में शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत सारी बातें हैं। आपका आर्थिक आंदोलन आपका इसलिए सफल नहीं हो सकता कि जिस दिन आप आर्थिक रूप से ताकतवर आते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप आर्थिक आंदोलन की बात करते हैं, और जिस दिन आपके पास पैसा आ जाता है, क्या आपके दिमाग में आर्थिक आंदोलन की बात आती है? नहीं। जिस दिन आपकी जेब में पैसा आता है, उस दिन पहली प्रायोरिटी आपका व्यापार करना नहीं होता, आपका मकान खरीदना होता है। आप पास इलाके में जाकर के मकान खरीदते हैं। आप किसी हाईवे के ऊपर जाकर के प्लॉट खरीद के दिखाओ ना, तो आप व्यापारी बनेंगे। ये चीजें हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं। एजुकेशन आप लगे रहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश का दलित रुकेगा नहीं, इस देश का दलित आगे ही बढ़ेगा। दलितों का जो राजनीतिक एजेंडा है, अब राजनीतिक एजेंडा क्या होगा, मैं एक लाइन में इस राजनीतिक एजेंडे को बताना चाहता हूं कि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती। जो चलाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए बढ़िया नेता आप सामाजिक आंदोलन से पैदा हो सकते हैं। और इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपको बहुत बहुत बधाइयां। अगली बार आप बहुत ऊर्जावान बने। आप कल्चर का मतलब यही होता है कि आसाम की बेटी हिमा दास जब दौड़ती है ना ट्रैक के ऊपर, आपको अच्छा लगता है, आप उसमें अपनी पहचान ढूंढते हैं। जब कोई पहलवान मेडल लेकर के आता है तो आप उसमें दलित ढूंढते हैं। जब सबसे बढ़िया धर्म आपके पास है, सबसे बढ़िया व्यवस्था आपके पास है। एक छोटी सी बात, एक अंत की एक बात कहूंगा। कपड़ों की तो बात बता दी, खान पान की भी बात करता। अरे आप भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, आप बाबा साहब के अनुयायी हैं। ये कैसा बेवकूफी भरा कदम है कि आप भोजन में पवित्रता ढूंढ रहे। क्या है भाई? अरे भोजन में कहां पवित्रता है? आदमी ने ये तय करने के लिए लाखों करोड़ों साल पहले मनुष्य ने जानवर ने भी ये तय करने के लिए कि कौन सी चीज खाई जा सकती है और कौन सी चीज नहीं खाई जा सकती, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। अरे भाई पालक भी हरा, हरी चीज आप खा नहीं सकते ना। इसको सीखने में, इसको जानने में लाखों करोड़ों साल लग गए। और आप एक दिन घर में बैठ करके कोई वेजिटेरियन बनना चाहता है, कोई नॉन वेज बनना चाहता है, अरे बुद्ध से पूछो ना, कभी बुद्ध को भी जानो। बुद्ध से पूछा, एक ब्राह्मण व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप अहिंसावादी हैं, आप जीवों की बात करते हैं, आप दया की बात करते हैं, तो मुझे बताइए कि मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो पता भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आपको पता होना चाहिए कि काल और परिस्थितियां ये तय करती हैं कि मैं क्या खाऊंगा और क्या नहीं खाऊंगा। भोजन मेरे लिए स्वाद का साधन नहीं है, भोजन मेरे लिए ऊर्जा का साधन है। और जो चीज वहां अवेलेबल होगी उसको मैं खाऊंगा। चलिए, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।